दीदी लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि समूह में पंचसूत्रा का पालन हम सभी करते हैं। भी करती हैं कि अरे जाकर पंचायत करती हूँ बैठक में। दीदी आपको मैं बताऊं कि उस समय ऐसा लगा कि मैं ही एक अकेली घर में महिला नहीं हूँ, जो कि मैं सोचती हूँ कि अरे हमें एकदम हम लोग परेशानियों में उलझे रहते हैं घर परिवार के, उससे थोड़ा सा एकदम टाइम आउट हो जाता है, जैसे हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग 12 दीदी मिलकर अपना बचत भी करती हैं। जब हम लोगों ने बचत करना स्टार्ट किया तो पता चला एक मतलब खुलकर बोल ही नहीं पा रहे थे कि दीदी मुझे पैसा चाहिए। सही बात है दीदी, जब एक दूसरे का चेहरा देख कर भी हम लोग समझ जाते हैं कि लगता है इस दीदी को कोई परेशानी है, तो ऐसे ऐसे जब गोलाकार में हम लोग बैठते हैं तो पता चल जाता है कि आखिर कोई दीदी परेशान है इसमें। इसलिए दीदी गोलाकार का मतलब भी बहुत महत्व रखता है अपने आप में। हमें जब ऐसे बैठने का मौका मिलता है तो एक दूसरे से भी देखने को मिल जाता है कि आखिर कोई दीदी कुछ छुपा तो नहीं रही है। ऐसे करके दीदी तब धीरे धीरे दीदियां खुलकर आपस में बात करने। गाँव में तो सभी मुझे जानते हैं तो दरवाजा खोलेंगे ही। ऐसे दीदी करके मैंने अपना लॉकडाउन में भी अचार मुरब्बा बेचा। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ही को सोचना है कैसे कहाँ से निकल जाए। और बहुत भाग्य नए नए लोग होते हैं तो तमाम प्रकार की बहना तुम हिम्मत तो जरा बांधो, घूंघट तो जरा खोलो, चौखट तो जरा क्लस्टर का नाम है भानपुर, क्लस्टर संगठन का नाम है प्रगति आजीविका प्रेरणा संकुल समिति। मैं उस पर भी लेखापाल के पद पे कार्य करती हूँ। दीदी जब मैं घर पे थी, समूह में नहीं जुड़ी थी, तब की बात बता रही हूँ। घर का सारा काम करके मैं घर पे ही रहती थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा हूँ, BA की, फिर उसके बाद BPC भी किया हर जगह। तो मेरा प्रणाम, मेरा नाम है ममता देवी, मैं ग्राम करसड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है महादेव आजीविका स्वयं सहायता समूह। मेरे ग्राम संगठन का नाम है श्रवण महिला ग्राम संगठन। और सभी दीदियों को धन्यवाद। और जाओ नाश्ता करके आओ। हम बहुत जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बोलिए, आराम से बोलिए, बोलिए। जैसे पहली बार आए ना तो कुछ बोलने में मतलब बहुत वो लग रहा है। और हम अपने मतलब ग्राम समूह के समूह सखी हैं और 18 समूह चलाते हैं। सभी दीदियाँ मतलब सभी दीदी लोग खुश रहती हैं और अच्छे से हमारा समूह भी चलता है। सभी दीदियों को धन्यवाद। और मैं छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। सरस्वती देवी के दुआरिया अनपढ़ आरज करहो, मैया हमारो जनमावा अपर भइल जग में पढ़ाई बिना हो, मैया हमारो जनमावा अपर भइल जग में पढ़ाई बिना हो।
बूढ़ी दासी मरी जाए तो। सभी दीदियों को धन्यवाद। सब दीदियों को मेरा धन्यवाद, सॉरी नमस्ते हम करते हैं, और सर को भी नमस्ते। मेरा नाम प्रतिमा है, हम हरगा ब्लॉक से हैं और मेरे गांव का नाम बेलवरिया है। मेरे समूह का नाम माँ शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह है, हम उसमें अध्यक्ष हैं और अपने गांव के हम समूह सखी हैं। हमारे गांव में अब तक 15 समूह बन चुका है और मैं ब्लॉक से 30 जुलाई को जुड़ी हुई हूँ। मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी एक लालसा है कि हम भी मंच पर आएँ और कुछ कहें। दीदियों, हमें अच्छा लगता है कि जब इकट्ठा भीड़ होती है और सब अपनी अपनी समस्या एक दूसरे से कहते हैं, ये हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, जब हम समस्या अपनी एक दूसरे से बताएंगे नहीं तो हमारी समस्या का समाधान होगा नहीं। और देखिए, समय एक ऐसा हो चुका है जो कि ब्लॉक हमसे बहुत दूर था, हाँ ना, ब्लॉक हमसे बहुत दूर था, जबकि आज ऐसा लगता है कि ब्लॉक हमारा घर बन चुका है। हम जो भी चाहे ब्लॉक पर जाकर अपनी समस्या को कह सकते हैं और उसको सुलझा सकते हैं। जैसे एक अपना मांग होता है, हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक दोहा आपसे कह रहे हैं कि हम लोगों का जो जैसे कुछ पढ़ी लिखी हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो भी, जो नहीं पढ़ी वो भी, ऐसा होता है कि आपिसा में जाइला ए बहिनी, आपिसा में जाइला ए बहिनी, मुहवा चुराइला हो बहिनी, भीतरा से फटला करे जवान, अपनी मन का बात कुछ ना कह पाइला हो। लेकिन अब ये दिन खत्म हो चुका है क्योंकि ब्लॉक हमारा इतना नज़दीक है कि हम अपनी समस्या कह सकते हैं और अब हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। इसी आशा से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सब दीदी को धन्यवाद देना। आइए, कोई भी आइए, कुछ भी बोलिए। सभी दीदी को मेरा नमस्कार। मैं समूह में आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ऐसा है दीदी कि हमारे गांव में 16 समूह हैं। हम अपने गांव के मेरा समूह का नाम है माँ वैष्णो स्वयं सहायता समूह। मैं समूह से माध्यम से मैं बहुत आगे तक पहुंची हुई हूँ। मेरा सपोर्ट करने वाले मेरे ब्लॉक के आरडीओ सर है, विनोद सर है, ये लोग हमारी बहुत मदद किए हैं, हमको हिम्मत दिए हैं कि मैं यहाँ तक आकर बोल सकती हूँ। सर दीदी लोग, मैं अपने कोशिश मेरा पूरा है कि मैं अपने समूह को आगे बढ़ाऊँ, अपने सभी समूह को, महिलाओं को हिम्मत दूँ कि वो भी कल को आकर यहाँ बोले और अपना जो भी समस्या है यहाँ बताएं और आगे जो नहीं घर में बंद हुई है वो आगे चल के कुछ काम करें। मैं समूह के माध्यम से दीदी मैं अच्छा खासा काम भी करती हूँ, सोशल आर्टिस्ट में जुड़ी हूँ। मैं जो पैसा कमाती हूँ अपने घर में बाल बच्चों को भी देती हूँ और आंगनबाड़ी में भी मैं शासन भी देती हूँ। दीदी बहुत अच्छे से काम हम लोग करते हैं। हम लोग का मदद, हम लोग के ब्लॉक के अधिकारी लोग बहुत अच्छे से हम लोग का साथ देते हैं। दीदी बस इतना ही मेरा कहना है। सभी दीदियों को प्रणाम। मेरा नाम अनीता है, मैं करसरा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम महादेव आजीविका स्वयं सहायता है, मैं इसमें सदस्य हूँ। सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद मैं ममता दीदी का करूँगी क्योंकि सहारा उनको बहुत ज़्यादा मिला है उनसे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया की नज़र में मैं विधवा हूँ, दुनिया की नज़र में मैं विधवा हूँ। मेरे पति गुजर चुके हैं, 7 साल से वो मेरे साथ नहीं है, मगर फिर भी मैं अपनी जिंदगी नहीं हारी हूँ।
कोई अगर आना चाहे तो उसका स्वागत है। हमें अच्छा लगेगा आपसे बात करके, आपके अनुभवों के से कुछ सीख कर। सभी दीदियों से मेरा नमस्कार, बड़े छोटे सर सभी लोग से नमस्कार। और राशि तो पृथ्वी आजीविका स्वयं सहायता से जुड़ी है। मेरा एड्रेस पता करसड़ा हरियरपुर, करसड़ा की रहने वाली हूँ। हरियरपुर पोस्ट है और मेरी समूह सखी ममता दीदी है। सबसे आभारी ममता दीदी की, धन्यवाद। और एक बात और, हम इसलिए इस उत्साह से जुड़े हैं समूह से कि हम लोग के गांव में नाला नहीं है, उसकी भी परेशानी है। समूह सखी हम लोग 24 लोग चलते हैं। जीवन ज्योति एक है, एक पृथ्वी आजीविका चलता है, तो समूह हरियरपुर से चलता है। दोनों से बस यही आदरणीय आप लोग के चरणों में विनती है कि नाला लगवा दीजिए ताकि हम लोग के समूह का नाम ऊंचा हो जाए। सभी भैया बहन से धन्यवाद। आप लोगों से एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि आपसे हम इस समय बात कर रहे हैं, आप अनुभवों से हम कुछ प्रेरणा लेने की, सीखने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अतिथि जब तक नहीं आते हैं तब तक अगर हमें आपसे कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ प्रेरणा मिली, तो यह हमारे लिए बड़ी बात होगी। हमारा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप में से कुछ अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी दीदी को और आदरणीय सर जी को, सभी लोग को नमस्कार। मैं ब्रिजेश देवम पिंडरा से आज मैं आप लोग के सामने समूह गठन से लेकर उसका क्या क्या प्रोसेस है और उसमें उसके बाद समूह गठन के बाद क्या होता है और उसका जितनी भी प्रक्रिया है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग समूह गठन करते हैं। कम से कम 10 दीदियों को मिलाकर के एक समूह का गठन किया जाता है और समूह का गठन करने के उपरांत जितने भी प्रकार के बैंक आपके गांव के नज़दीक हों, जिसमें आपका गांव का एरिया पड़ता हो, क्षेत्र पड़ता हो, उसमें खाता खुलवाया जाता है। चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, जो भी हो नज़दीक से नज़दीक, उसमें आप लोग का खाता समूह का होता है, खुलता है। इसके बाद खाता खुलने के उपरांत समूह में जो है स्टार्टअप के रूप में 1500 रुपये दिया जाता है। स्टार्टअप 2500 रुपया होता है, उसको केवल 1500 रुपया आप लोग के खाते में दिया जाता है। मिशन की तरफ से 1000 रुपया उसमें से रख दिया जाता है, क्योंकि समूह गठन के बाद बुक्स ऑफ रिकॉर्ड भी यहीं से दिया जाता है। तो स्टार्टअप के बाद जो है जब समूह 3 महीने का हो जाता है, आप लोग बचत करती हैं। उसमें जो समूह की सबसे गरीब दीदी होती हैं उनके अनुसार बचत तय की जाती है कि वो दीदी एक सप्ताह में कितना बचत कर सकती हैं मिनिमम। तो उसी के आधार पर हम लोग बचत तय करते हैं कि 10 रुपया बचत हो सकता है सप्ताह में, या 20 रुपया हो सकता है, या 25 कर सकती हैं। तो 3 महीने जब समूह को बीत जाता है तो उसमें जो है RF रिवॉल्विंग फंड के रूप में 15,000 रुपया दिया जाता है। और समूह चलते चलते जब 6 महीने का हो जाता है आप लोग का, तो 6 महीने बाद जो है समूह में CIF सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 1,10,000 रुपया दिया जाता है, जिससे कि दीदियाँ जो है आपस में आप उसको जो है कुछ ऋण लेकर के समूह से कुछ आजीविका का कार्य करें।
जैसे कोई सब्जी का ठेला लगा ले, अंडे का दुकान कर ले, या जो भी परचून का दुकान है उसमें कुछ 20,000 25,000 रुपये ले करके उसको और बढ़ा लें। इस तरह से कोई भी आजीविका का कार्य हो तो उसको कर सकती है। सिलाई मशीन खरीद के सिलाई करें, गाय भैंस खरीद के उसका जो है पालन करें, दूध उत्पादन करें, जिससे कि उसको बेच करके अपनी आजीविका बढ़ाएं, अपनी आय बढ़ाएं। इसके अलावा समूह में देखते हैं कि मिनिमम 10 होते हैं, अधिकतम 14, 15, 20 हो जाते हैं, तो उसमें पैसे की कमी पड़ने लगती है आर्थिक रूप से। तो समूह में जब पैसे की कमी को देखा जाता है तो उसका बैंक लिंकेज करवाया जाता है। बैंक लिंकेज जो है अब 5 साल के लिए 6 लाख रुपए का होता है। इससे पहले 5 लाख रुपया का होता था, इस साल जो है बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया है कि समूह की दीदियों को जो है जितना अधिक पैसा दिया जाएगा वो अपनी आजीविका को उतनी अधिक बढ़ाएंगी और अधिक से अधिक कार्य करेंगी। तो जो है ये तो फाइनेंशियल संबंधित है। इसके अलावा जब समूह एक गांव में कम से कम 5 समूह बन जाते हैं तो उसमें जो है एक ग्राम संगठन का निर्माण होता है, गठन होता है, जो कि सीनियर CRP ड्राइव चला करके 10 दिन में बनाया जाता है। और ग्राम संगठन जब बनता है तो उसमें समूह की 3 पदाधिकारी जो होती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसी में से चयन किया जाता है और ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी बनाया जाता है। ग्राम संगठन में जो 5 पदाधिकारी होती हैं आप लोग सभी लोग जानती होंगी, क्योंकि वाराणसी जिला जो है इसमें 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक में लगभग हर जगह ग्राम संगठन बनना शुरू हो गया है और कुछ जगह तो बन चुका है। जैसे अराजी लाइन पुराना ब्लॉक है तो वहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा पिंपरा है, सेवापुरी है, बड़ा गांव है, चिरई गांव है, रहुआ है, चोलापुर है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे फिर भी कुछ न कुछ ग्राम संगठन हर जगह है। तो ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी जो होते हैं उसमें एक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, ये 5 पदाधिकारी इसमें होते हैं। और सबका उसमें 3 ही लोग का, जैसे बैंक में समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं तो उसका संचालन समूह के तीनों पदाधिकारी मिलकर करते हैं। उसमें से कोई 2 जा करके बैंक से पैसा निकासी कर सकता है या जमा कर सकता है। उसी तरह से ग्राम संगठन में भी है कि ग्राम संगठन में 5 में से जो 3 होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसमें से केवल 2 कभी भी कोई भी पैसा जमा कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राम संगठन में कितने प्रकार के फंड आते हैं और उसका क्या कार्य होता है उसके बारे में बता देते हैं डिटेल में। ग्राम संगठन में जब ग्राम संगठन बनने के बाद उसका खाता खुलवाया जाता है, इसके बाद जो है उसमें स्टार्टअप फंड आता है। स्टार्टअप फंड उसमें 75,000 रुपया आता है, जिसमें 25,000 रुपये का खरीदारी किया जाता है, जिसमें उसमें अलमारी, बक्सा वगैरह, कुर्सी, टेबल और उसका जो फ्लैक्स बैनर होता है ये सब बनवाया जाता है। समूह में उस ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हैं, उसमें उस समूह में कौन कौन सा फंड गया है और उसमें कितने मेंबर जुड़े हैं, सदस्य जुड़े हैं, और उस गांव में समूह सखी कौन है, पदाधिकारी कौन है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह फ्लैक्स बैनर में होता है। तो इसके अलावा स्टार्टअप के बाद जो है 50,000 रुपया जो बचता है, 25,000 रुपया का तो खरीदारी हो जाता है। 50,000 रुपया जो बचता है उसका जो है ग्राम संगठन का कार्यालय बनता है। उसमें कार्यालय का जो 200 रुपया से लेकर के 500 रुपया रेंट दिया जाता है उसका होता है। इसके अलावा स्टेशनरी का भी खर्च उसमें से कर सकती हैं। प्रत्येक साल में कुछ उसमें बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हो या रजिस्टर हो या फाइल हो। इसके अलावा जो BOA होता है, बुक कीपर होता है ग्राम संगठन का, उसका मानदेय भी उसी में से दिया जाता है, 500 रुपया पर मंथ। स्टार्टअप के बाद आते हैं हम लोग BRF के बारे में। BRF एक ऐसा फंड है जिसको हम लोग जोखिम निवारण धनराशि बोलते हैं, जो कि कभी आकस्मिक कोई घटनाएं हो जाती हैं, कोई महामारी हो या सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है कहीं पे, तो उस समय उपयोग किया जाता है, जो कि
प्रत्येक दीदी के ऊपर जो जितने भी उस ग्राम सभा में जितने भी समूह जुड़े रहते हैं, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं, एक ग्राम सभा मान लीजिए 10 समूह जुड़े हैं, उसमें एक समूह में 10 सदस्य हैं तो 100 सदस्य जुड़ गए, तो उसमें सबके सभी लोग के 1500 रुपये के हिसाब से आता है। एक दीदी के ऊपर 1500 रुपये के हिसाब से उस ग्राम सभा में आता है, और वो 2 किस्त में आता है। स्टार्टअप तो हम लोग का एक ही शुरू में आ जाता है, एक ही किस्त में आ जाता है पूरा का पूरा, लेकिन BRF 2 किस्त में आता है, पहले 60% फिर 40%। तो उसमें जो है वो जैसे अभी 2-3 महीना पहले जो है लॉकडाउन लगा था तो मार्च में, तो उस समय बहुत सी समूह की महिलाएं जो है उस पैसे का उपयोग की थी। तो उस पैसे का उपयोग करना है और उसको बिना ब्याज का जो है लौटा देना है। जैसे आपको ग्राम सभा देगा समूह में 10,000 दे दिया कि आप अपने सभी सदस्यों को दे दीजिए, जिसको जितना ज़रूरत हो, 1,000, 2,000, 3,000, तो उसको ले करके जो है उसका उपयोग करेगी। उसके बाद जो है 5-6 महीने के अंदर, कम से कम 5-6 महीने कोशिश किया जाए कि 6 महीने के अंदर उसको समूह में वापस कर दिया जाए और समूह जो है ग्राम सभा को वापस कर दे। और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा सा आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। अभी तक जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग का थोड़ा सा रिपेमेंट जो वापसी का है, वापसी नियोजन जो करती हैं आप लोग CIF पैसे का, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे और उसको जो है किस माध्यम से कैसे हमको लौटाना पड़ेगा, उसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहते हैं। कि अगर समूह CIF का जो धनराशि होता है 1,10,000 रुपये वो लेता है, तो वो CIF फंड को जो है कैसे लौटाना है। अगर समूह लेता है 1,10,000 रुपये, तो उसमें से जो सदस्य मांगता है कि हमको 20,000 रुपया चाहिए, कोई मांगता है 15,000, कोई मांगता है 25,000, तो उसी के अनुसार वो समूह के अंदर उसका वापसी नियोजन बनाया जाता है कि आप दीदी जो है कितने दिन में लौटा देंगे। कोई बोलता है कि हम 12 महीने में लौटाएंगे, कोई बोलता है 15 महीने में लौटाएंगे, समझ रहे हैं। तो उसके अनुसार जो है उसका वापसी नियोजन बनाया जाता है। और कुछ लोग गलती ये करती है, जो कि हम अभी देखे हैं कई जगह, कि उस पैसे को आप लोग जानते हैं कि वो पैसा जो है अगर क्लस्टर नहीं बना है, संकुल संघ नहीं बना है, तो वो जो है ग्राम संगठन का होता है। अगर संकुल संघ बन गया तो संकुल संघ का पैसा है, समूह का पैसा केवल RFP होता है, रिवॉल्विंग फंड, और स्टार्टअप जो आता है तो खर्च हो जाता है खरीदारी करने के लिए, दरी बक्सा वगैरह जो भी खरीदारी करती है। लेकिन जो CIF फंड होता है वो ग्राम संगठन, अगर संकुल संघ नहीं है तो ग्राम संगठन, अगर संकुल संघ है तो संकुल संघ का। तो उसको आपको लौटाना कहाँ है, ये सबसे पहले ध्यान देना होगा। हम अभी जो जहाँ देखे हैं, अधिकतर लोग जो यही काम करते हैं कि वो सीधे जो है क्या करते हैं, CIF का पैसा जो लेते हैं सीधे ब्याज और मूलधन, जो भी ब्याज आप लोग का होता है, पहले 2 रुपया था, अब 1 रुपया हो गया। जुलाई 4 जून 2020 से जो है 1 रुपया ब्याज कर दिया गया है, कोई भी फंड हो। तो उसका जो है आपको वापस जो करना है, हमको जो पैसा दे रहा है सबसे पहले हम उसी को मानते हैं कि वही हमारा मालिक है। आप लोग समूह से जुड़ी हैं तो समूह के सभी लोग सदस्य हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे सदस्य हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, कोई भी हो, वो समूह का सदस्य है। तो गलती कम करेंगी तो आपके ऊपर विश्वास बैंक का भी बढ़ेगा। बैंक वाले आप लोग को बहुत परेशान करते हैं, किस कारण करते हैं ये आप लोग को पता नहीं है। थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा बैंक वाले भी आपको सपोर्ट करें। तो इसमें यही दिक्कत करती है, आप लोग जो पैसा CIF का वापस करती हैं, मूलधन और ब्याज जो नियोजन बनाए जाते हैं 12 महीने या 15 महीने का, तो उसको डायरेक्ट ले जा करके आप 1,000 रुपया महीना मूलधन और 500 रुपया मान लीजिए ब्याज हुआ, तो 500 रुपया ले जा करके ग्राम सभा लौटा देती है। यही गलती करती है। आप जहाँ से पैसा लेती हैं, आपको देता कौन है, समूह देता है, पैसा समूह देता है ना, समूह देता, समूह में पूरा का पूरा पैसा लौटाइए। कहने का मतलब है कि मूलधन और ब्याज जितना आप लौटा रहे हैं हर महीने में, वो समूह में ही लौटाइए। और समूह के जो पदाधिकारी 3 होते हैं, उसमें से 2 पदाधिकारी प्रस्ताव लिख करके समूह के रजिस्टर पर
और वो जो है बैंक से जाके ग्राम सटन के खाते में 25 पैसा अपना ब्याज छोड़ करके उसमें समूह में 75 पैसे ब्याज की दर से और जो मूलधन लौटा है पूरा का पूरा जो है वो ग्राम सटन लौटाता है। ये नियम रहेगा तो आपके समूह का कार्पस भी बढ़ेगा। आपके समूह का कार्पस क्या होता है कि कोई बैंक मैनेजर पूछ देता है सीसीएफ करते समय, बैंक लिंकेज करते समय कि आपने समूह का कार्पस बताइए, तो आप लोग उसमें कार्पस के बारे में जानते ही नहीं। कार्पस वही होता है समूह में जो आप लोग बचत करती है, जो ब्याज आपको बैंक देता है या जो आप इंडिविजुअल ब्याज 1 रुपया की दर से लौटाती हैं समूह में, वो आपका कार्पस हो गया। इसके अलावा जो आरएफ होता है रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया, वो आपका कार्पस हो गया। ये सब आपका कार्पस है, वो हमेशा आपके समूह में रहेगा जब तक आप लोग समूह चलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीआईएफ का जो धनराशि है उसको जो है समूह में लौटाइए। और समूह के जो पदाधिकारी होते हैं, जो क्लस्टर ग्राम सटन में बैठक होता है, 2 बैठक EC1 और EC2, तो EC2 में जो है सीआईएफ का धनराशि और ब्याज 75 पैसे की दर से ब्याज और मूलधन जो जितना होता है तो उसको जो है ग्राम सटन में लौटाएंगे। अब वो ग्राम सटन भी वहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसमें से 2 पदाधिकारी क्या करेंगे कि उसमें से 25 पैसे अपने ग्राम सटन में रख करके 50 पैसे और मूलधन पूरा का पूरा अपने संकुल संघ में लौटाएंगे। ये नियम होता है हमारे समूह से लेकर के ग्राम सटन और ग्राम सटन संकुल संघ। अभी 3 ही स्टेप बना है आप लोग के यहाँ, इसके ऊपर भी बन सकता है, अभी समय आने के बाद बनेगा। ये हुआ आपके समूह और ग्राम सटन और क्लस्टर। इसके बाद तीसरा, अभी हम ग्राम सटन के फंड के बारे में बता रहे थे, 2 ही फंड के बारे में बताया। तीसरा होता है आजीविका फंड। ग्राम सटन में एक आजीविका फंड भी आता है, उससे जो है उसमें 2 लाख रुपए की धनराशि आती है, जिससे समूह की दीदियां सामूहिक रूप से या इंडिविजुअल कृषि से संबंधित कार्यों में उसको लगाएंगे। उसका भी ब्याज 1 रुपया के दर से ही दिया जाता है। वो ग्राम सटन का फंड है, वो समूह में जमा नहीं होगा, वो डायरेक्ट चाहेगी तो आप ग्राम सटन कर सकती हैं। समूह मांगेगा ग्राम सटन से, समूह लेगा, समूह में आप वापस कर देंगे, समूह डायरेक्ट उसको दे देगा ग्राम सटन में। तो अगर सामूहिक रूप से कोई काम करना चाहेगा तो उसमें भी लगा सकता है। अगर कोई अपना इंडिविजुअल अकेले करना चाहेगा समूह के सदस्य तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा एक कृषि टूल्स बैंक के नाम से एक फंड को जाना जाता है, जिसमें भी 2 लाख रुपया आता है। पहले 4 लाख रुपया होता था, CFC के नाम से वो आता था, अब उसको कृषि टूल्स बैंक के नाम से जाना जाता है। उसमें अगर ग्राम सटन में अधिक से अधिक महिलाएं कृषि से संबंधित जुड़ी हैं, कृषि के कार्यों से जुड़ी हैं, तो उनके लिए वो फंड दिया जाता है कृषि औजार खरीदने के लिए। जैसे निराई उड़ाई जो भी करना है या दवा छिड़कने वाली मशीन लेना हो, तो उस पैसे से वही सब जो है मशीन जो होती हैं कृषि से संबंधित जो मशीनें होती हैं उसका खरीदारी किया जाता है। इसके अलावा बहुत सा फंड है, लेकिन अभी फिलहाल 4 ही प्रकार का फंड अभी दिया जा रहा है, तो इतना ही जान चाहिए इसके बारे में, कैसे लौटाना है, क्या करना है। इसके बाद हम चलते हैं क्लस्टर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं संकुल संघ। संकुल संघ जो है सभी, जैसे हम लोग 5 समूह को मिलाकर के एक ग्राम सटन बनाए और 10 सदस्य को मिलाकर एक समूह बनाए, उसी तरह से हमारा संकुल संघ जो है वो सभी ग्राम सटनों पे आपके ब्लॉक में जो भी यहाँ की हरहुआ से और चिरई गांव से अधिकतर लोग आई हैं, तो इसमें हरहुआ में भी संकुल संघ नहीं बना है, लेकिन चिरई गांव में 2 संकुल संघ बन चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, जल्द ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो संकुल संघ में जो है जितने भी अपने ब्लॉक में जितने भी समूह होंगे उसको 4 भाग में बांटा जाता है, और एक ब्लॉक में अधिकतम 4 संकुल संघ रहेंगे। अगर मान लीजिए ब्लॉक में 100 पंचायत हैं तो उसमें 25-25 पंचायतों का 4 संकुल संघ बन जाएंगे। वो एरिया डिसाइड होता है पहले से ही, और उसके अनुसार जो है हम लोग उसमें जितने भी हमारे एक संकुल संघ में ग्राम सटन जुड़े रहते हैं, उन सभी के
साथ 2 बार EC1 और EC2 बैठक 2 बार संकुल संघ में भी होता है। और सबसे बड़ा संकुल संघ होता है, समूह से बड़ा ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से बड़ा संकुल संघ। संकुल संघ में स्टार्टअप फंड भी 3.5 लाख रुपये आता है और उसमें से 50,000 रुपये की खटाई की जाती है पहले वर्ष में। और उसमें 50,000 में क्या क्या खरीदना है, उसमें भी वही है, कुर्सी, टेबल और अलमारी, बक्सा, दरी। इसके अलावा कुछ बर्तन भी खरीद सकती है, जैसे पानी पीने के लिए बाल्टी वगैरह जो भी है, कूड़ादान, और फ्लैक्स बैनर लगवा सकती हैं और लोहे का बोर्ड लगवा सकती हैं। ये सब उसमें सुविधा दिया गया है। उसमें जो 3 लाख रुपया बचेगा वो दूसरे साल में 1 लाख रुपया और खर्च कर सकती है स्टेशनरी के ऊपर। और हमारी जो बुक्स आप रिकॉर्ड लिखती हैं, बुक कीपर होती है क्लस्टर की, उसमें से उनको मान के 3,000 से 6,000 रुपया रखा गया है, जो कि ट्रेनिंग के उपरांत दिया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद जब सब बुक्स आप रिकॉर्ड सही करेंगी और उसमें रिपेमेंट होने लगेगा बढ़िया सा, समझ रहे हैं। सभी समूह जो है रिपेमेंट करेंगे ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन करेगा क्लस्टर में, और क्लस्टर तब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका एक पैन कार्ड भी बनेगा आने वाले समय में, जिससे कि वो अपना सरकार की नज़र में एक प्रमाण उसके पास प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि वो रजिस्टर हो गया। और वो बड़े लेवल पे, जैसे आप लोग अभी छोटे लेवल पे आप लोग गांव में ग्राम संगठन पे या समूह के रूप में काम कर रही हैं, तो कोई छोटे लेवल में अपना रोजगार कर रही है, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन क्लस्टर जो है खुद में अपने आप में एक प्रमाण पत्र हासिल कर लेगा 1 सप्ताह के अंदर, जो कि रजिस्टर हो गया है, जो बना है अभी संकुल संघ। और वो बड़े लेवल पे एक कार्य कर सकता है जिसमें अधिक से अधिक एरिया उसमें लाभान्वित हो सकती है। कोई भी रोजगार, चाहे आप मसाले की फैक्ट्री खोलना चाहेंगे या चप्पल का कुछ कारोबार करना चाहेंगे, जो भी होगा बड़े से बड़े आजीविका कर सकते हैं उसके। तो इसके अलावा जो है हम लोग उसमें आपके ब्लॉक में कई प्रकार के हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर भी हैं, जो कि उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या कार्य वो लोग का है, कैसे कैसे करेंगे आने वाले समय में। वो लोग अभी तो फिलहाल सभी लोग सब काम कर रहा है, तो उसमें ब्लॉक मिशन मैनेजर एक होते हैं FI, तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो भी है, बैंक से संबंधित आप लोग का कार्य हो, उसके बारे में देख रेख करते हैं। जैसे आपका खाता खुलवाना हो तो वहाँ पे कोई परेशानी आप लोग को हो रही हो बैंकों में, या उसको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही हो, या CCL करवाना हो बैंक लिंकेज, तो उसमें कोई समस्याएं आ रही हो, तो उसके बारे में जो है उसको आप लोग को सहयोग करेंगे। दूसरे होते हैं SMCB, ब्लॉक मिशन मैनेजर SMCB, जो कि ट्रेनिंग से लेकर के समूह गठन से लेकर के उसको ट्रेनिंग दिलवाना, उसको प्रशिक्षण दिलवाना, सब कार्य उनके ऊपर होता है। समूह गठन से लेकर के CRP ड्राइव हो या सीनियर CRP ड्राइव हो, सभी काम उनके ऊपर निर्भर है। वो अपना काम करते हैं कि समूह गठन कहाँ पे किस गांव में स्कोप है समूह का। जैसे किसी गांव में जनसंख्या के ऊपर समूह बनते हैं, तो अगर वहाँ पे हाउस होल्ड मान लीजिए किसी पंचायत में 2000 हैं, तो उसके 60% हाउस होल्ड को हम लोग ले लेते हैं, और कम से कम 60% अगर हाउस होल्ड उसमें कवर हम लोग समूह गठन कर लेते हैं, तो उसको जो है पंचायत को हम लोग सेचुरेट करने के मोड में हो सकते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक SISD 3 के ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं, जिसका कार्य होता है जितने भी डिपार्टमेंट हमारे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उससे कन्वर्जेंस करवा करके समूह की नीतियों को लाभ पहुँचाना। जैसे आप लोग देखी होगी कोरोना महामारी में
अधिक से अधिक मास्क का सिलाई आप लोग की। अभी कुछ दीदियाँ अपनी कहानी बताई हैं, उसमें 20 लाख से अधिक मास्क सिलाई करवाया गया था वाराणसी जिला में। और सभी दीदियाँ जो है बहुत परिश्रम के साथ सहयोग की हैं उसका कोरोना काल में, और सबको बचाई हैं। उसमें जो है कन्वर्जेशन काम वो भी एक है SIAG टीम के कि सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग दिलवा करके उनको जो है अन्य डिपार्टमेंट से सहयोग दिलवा करके कन्वर्जेशन करवा करके उनको जो है लाभ पहुँचाना। दूसरा है अभी स्कूल का ड्रेस देखी होंगी, उसी में आया होगा जुलाई महीने में स्कूल का ड्रेस भी कुछ लोग सी होंगी, जो कि कन्वर्जेशन स्कूल के बच्चों को बांटना था, वो भी कन्वर्जेशन काम है। अभी आप लोग राशन वितरण की होंगी, राशन पैकेट बना करके दाल चावल गेहूँ और दूध भी राशन में मिला है, तो आप लोग जो है आंगनबाड़ी सेंटर पे दी होंगी, ये कन्वर्जेशन काम है। कुछ मनरेगा महिला मेड के रूप में दीदियाँ काम की हैं, वो भी मनरेगा से कन्वर्जेशन हर एक डिपार्टमेंट से, जैसे एजुकेशन से जुड़ गई स्कूल के ड्रेस सिलाई करके। दूसरा है कि आप लोग राशन से जुड़ी, ICDS जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़ी हैं। तो मनरेगा में महिला मेड का रूप में जो काम किए हैं वो मनरेगा से आप लोग जुड़ करके काम की। तो हर एक डिपार्टमेंट से जुड़ के आप लोग जो काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है समूह के लिए। सभी कार्यों को जानना आसान नहीं होता, लेकिन एक एनालम भी ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो कि सभी कार्यों से मिल करके सबको जागरूक करता है। यहाँ तक कि नीचे से महिलाओं से लेकर के गांव में सभी लोग जो उपस्थित है, वहाँ से लेकर के ब्लॉक पंचायत सभी लोग जागरूक होते हैं और उससे लाभ पाते हैं। इसके अलावा जो है उसमें एक BMM MIS के होते हैं, जो कि जो समूह गठन होता है, ग्राम संगठन गठन हुआ या क्लस्टर गठन हुआ, उसका MIS करवाना, या जो आप लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेती हैं तो उसमें जो है आप लोग को उसका MIS करवाना उनका कर्तव्य है। उसके अलावा ऑडिट करवाना समूह का, ग्राम संगठन का, बहुत सा कार्य है। एनालम अपने आप में भारत का सबसे बड़ा योजना इस समय है। तो उसमें जो है समूह में, एनालम समूह में जो है आजीविका समूह में बहुत तमाम प्रकार के कार्यान्वयन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो सभी दीदियाँ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा आराम से बैठिए। आप लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे तो समूह चलाने से कोई फायदा नहीं है। बचत करते रह जाएंगी और समूह उसी तरह से चलाना है जो हम आपको नियम कानून बता रहे, थोड़ा उसको समझिए। आप लोग बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है, बाहर जाएंगे फिर आएंगे वापस तो जो बताया जाएगा वो आप लोग को नहीं फिर मिलेगा, और जल्दी कोई बता भी नहीं पाएगा, इतना टाइम नहीं है, समझ रहे ना। ब्लॉक में सबको इतना काम रहता है कि फील्ड में जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। आप लोग बुलाती होंगी, यही सच्चाई है कि आप लोग बुलाते रह जाएंगे ग्राम संगठन बैठक में, क्लस्टर बैठक में, उसी दिन कोई और काम लग जाता है BMM लोग को, तो उनको भी वो प्राथमिकता पे होता है, तो उसको पहले करना जरूरी होता है। तो आप लोग यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगी तो कुछ आप लोग के दिमाग में बैठा रहेगा, उसको आगे जाकर के अपने स्तर से अपने आप करेंगी तो अच्छा रहेगा। एक कहावत सुनी होगी, अपने आप अपना काम स्वयं करें, तो स्वयं सहायता समूह भी इसी तरह से है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्वयं सहायता समूह। मतलब अपनी सहायता स्वयं करिए, समझ रहे ना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। हम थोड़ा सा आप लोग के जो आप लोग के बीच में कैडर चयन होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं और उसमें बताते हैं उनका कार्य क्या है, उनका जो है प्रशिक्षण कैसे होता है, क्या होता है और वो क्या काम करते हैं आपके गाँव में। उसको इसमें बहुत से समूह सखी आई होंगी, कुछ ग्राम संगठन पदाधिकारी आई होंगी, कुछ बुककीपर आई होंगी, तो सबका अपना अपना कर्तव्य है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए अपने पास। अगर वो अपना कर्तव्य भूल जाती है तो आप लोग भी उसको वहाँ पे बता सकते हैं कि आपका ये काम है, इसको करिए। तो थोड़ा ध्यान सुनिए। सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत में समूह गठन होता है, तो उसमें समूह गठन के बाद एक पंचायत में कम से कम जब सब 5 समूह गठन हो जाते हैं तो उसको देख रेख करने के लिए समूह सखी का चयन किया जाता है।
सबसे पहला जो है कैडर समूह सखी होती है और सबसे महत्वपूर्ण कैडर होती है। समूह सखी इसलिए चयन किया जाता है कि समूह सखी अपने समूह गांव में जो जितने समूह हैं, 5 हो या उससे अधिक हो, 10 हो या 15 हो, उसकी देख रेख करने का मतलब होता है कि आप लोग जो है समूह का जो बैठक होता है, नियम होता है, जो एनालम का नियम है कि समूह का बैठक महीने में 4 बार होनी चाहिए। 4 मतलब एक सप्ताह में 1 बार, महीने में 4 बार। तो उसका बैठक करवाना, सुनिश्चित करवाना जो है समूह सखी का काम होता है पहला। और समूह सखी जो है किसी का खाता खुल नहीं रहा है, वहाँ पे बैंक सखी भी चयन नहीं हुई है क्योंकि समूह सखी पहली कैडर है, तो उसका काम ये भी है कि समूह का खाता भी खुलवाना जो है समूह सखी का काम है। समूह सखी उसको जो है अपना सबको इकट्ठा करके उसका फार्म भरवाए, फोटो चिपकाए, उसका सिग्नेचर करवाए, हस्ताक्षर करवाए, उसके बाद जो है बैंक में ले जाके जमा करें। बैंक में कोई समस्या आती हो तो अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करें और उसका खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। ये काम उनका होता है। उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, समूह सखी को प्रशिक्षण दिया जाता है। समूह सखी को M1 प्रशिक्षण 4 दिन का दिया जाता है, फिर M2 दिया जाता है 4 दिन का। जब तक समूह सखी को M2 प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उसका कोई मानदेय नहीं मिलता है, ये भी जानना चाहिए। समूह सखी प्रशिक्षण लेने के बाद ही मानदेय के काबिल हो पाती है या उसको दिया जाता है। तो समूह सखी महत्वपूर्ण कैडर अपने एनालम की है। और जहाँ हम कई और दूसरे स्टेट में काम किए तो वहाँ पे समूह सखी, यहाँ पे उसको समूह सखी बोला जाता है, वहाँ पे CM बोला जाता है बिहार में। तो वहाँ पे देखते हैं कि समूह सखी, यहाँ पे तो बुक कीपर, हम लोग कहते हैं कि हम समूह सखी हम बस केवल बैठक करवाएंगे। तो आप लोग को यही नहीं करना है, आप लोग को बैठक के साथ साथ अगर किसी को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिखने आ रहा है, बुक कीपर को ट्रेनिंग देने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग को करना होगा कि आप लोग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड भी लिखिए, उसको समझाइए कैसे लिखा जाता है। दूसरे स्टेट में वहाँ की समूह सखी ही सब कुछ देखती है, वहाँ पे कोई अलग से बुक कीपर चयन नहीं होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। समूह सखी का 8 मॉड्यूल ट्रेनिंग होता है। समूह सखी को 8 मॉड्यूल में ट्रेनिंग होता है, जो कि अभी तक फिलहाल आप लोग बहुत अधिक से अधिक लिए होंगे, 4 मॉड्यूल लिए होंगे। 5वां में एक्सपोजर विजिट है, दूसरे स्टेट में या दूसरे जिला में दिखाया जाता है कि वहाँ की समूह सखी कैसे काम कर रही है, वहाँ के ग्राम सेवक कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ के क्लस्टर कैसे काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप लोग को बहुत बड़े लेवल पे काम करना है और ये नहीं कि आज समूह चल रहा है कल नहीं चलेगा, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। हो सकता है कि जीवन विवाह की तरह आप लोग कर रहे हैं कि अभी तक जब तक जिंदा है तब तक चलेगा, उसके बाद भी चलेगा, समझ रहे ना। तो इसको ध्यान में रखिए, इसको भूलना नहीं है जो भी नियम कानून बताया जा रहा है। इसके अलावा समूह सखी के बाद एक ग्राम संगठन में बुक कीपर रखा जाता है, पुस्तक संचालक या पुस्तक लेखाकार उसको बोलते हैं। तो उसका जो काम होता है कि अगर एक ग्राम संगठन में कम से कम 10वीं पास हो, जो महिला पढ़ी लिखी हो, कम से कम 10वीं पास, उनको बुक कीपर के रूप में चयन किया जाता है ग्राम संगठन के माध्यम से। और उसको जो है आगे प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद वो ग्राम संगठन में EC1 और EC2 बैठक जो होता है उसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वगैरह वही मेंटेन करती है। इसके बाद तीसरा कैडर आपका वहाँ पे है FNSWCRP का नाम सुने होंगे, कई जगह आप चयन हो रहे हैं। तो वो जो है कन्वर्जेंस के काम जैसे स्वास्थ्य पोषण और आजीविका से संबंधित स्वच्छता साफ सफाई के बारे में जागरूक ग्राम संगठन और समूहों को जाकर के उसमें
जागरूक करते हैं कोरोना महामारी के बारे में, या जो भी साफ सफाई स्वच्छता के बारे में आप लोग जानती हैं उसके बारे में जागरूक करती हैं कि कितने प्रकार का गर्भवती धात्री महिलाएं हों या ये 6 माह से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण कौन कौन सा होता है, कैसे टीकाकरण करवाया जाता है, कब कब करवाया जाता है, कौन सा टीकाकरण कब करवाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देती हैं। इसके अलावा उनको खान पान कैसा होना चाहिए, पोषण जो होता है वो कैसे देना चाहिए, बच्चों के लिए कितने प्रकार का भोजन आवश्यकता है और गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाओं के लिए कितने प्रकार का भोजन की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जानकारी देती है आप लोग ग्राम सभा और समूहों में। सभी दीदी जो है जो जा रहे हैं दीदी थोड़ा सा बैठ जाए अपने जगह पे, बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है दीदी। अभी फिलहाल यही बैठिए, जल्द ही आप लोग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि आने वाले हैं, तो जब तक नहीं आते तब तक आप लोग कुछ जानकारी रख लीजिए, क्योंकि जानकारी जल्दी मिलेगा नहीं, बार बार बोल रहे हैं। थोड़ा शांति बनाए रखिए। आप लोग आई हैं एकदम टाइम से, 10:30-11 बजे बुलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना खा के आई होंगी, थोड़ा आराम से बैठिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे ग्राम संगठन के माध्यम से या संकुल संघ के माध्यम से बैंक सखी जो कैडर होती है, बैंक सखी का भी चयन किया जाता है, जो कि बैंकों में या वित्तीय लेन देन में हम लोग जो है उससे सहयोग लेते हैं। जैसे हमारा खाता खुलवाना हो या पैसे का निकासी करवाना हो या पैसे जमा करने हो, ठीक है, उससे संबंधित जो है हम लोग उससे जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग जान जाइए। इसके अलावा जो है हमारे ग्राम संगठन में ICRP भी चयन होती है और सीनियर CRP भी चयन होती है, PRP चयन होती है। सबके बारे में जानकारी ले लीजिए, किसका क्या काम है और क्या कर सकता है सभी लोग। तो हम लोग अब बैंक सखी के बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं, जिसको ICRP बोलते हैं। ICRP कैडर जो होती है, आप लोग जो समूह में जुड़ी होगी तो उसमें आप लोग को CRP दीदी जो है गुलाबी साड़ी पहन करके आप लोग के गांव में गई होंगी। पहले 5 जाती थी, अब 3 जाती हैं। तो आप लोग के गांव में घूम करके सर्वे करती हैं कि कौन सा घर जो है समूह में जुड़ने लायक है, कौन सी दीदी जुड़ने लायक नहीं है। तो इसको जो है घर घर घूमती हैं, सर्वे करती हैं, उसके बाद आम सभा लगाती हैं, आप लोग को प्रशिक्षण देती हैं। उसमें प्रधान के मुखिया, गांव के मुखिया को बुलाती हैं और ब्लॉक से लोग भी जाते हैं। तो उसमें ग्राम संगठन का गठन होता है और समूह का भी गठन आप लोग करवाती हैं CRP लोग। तो CRP दीदी जो आप लोग, CRP का दीदी का काम यही होता है कि जो आप लोग गांव में जाती हैं और समूह का गठन करती हैं, आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक समूह का गठन करती हैं। इसके बाद गठन करने के बाद वो लोग जो है अपने ब्लॉक में या अपने जिला में वापस चली जाती हैं। तो CRP का काम हो गया। इस तरह से हर एक ब्लॉकों में हमको लग रहा है कि कुछ CRP का चयन होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी फिलहाल रिसोर्स ब्लॉक, अराजी लाइन और कुछ पिंडरा भी है। तो इस तरह से हर ब्लॉक में दीदियाँ टैलेंटेड हैं और जानकारी रखती हैं, उनको भी उस रूप में चयन किया जा सकता है आने वाले समय में। और वो दीदी जो आती हैं CRP की, उनके बारे में जानिए कि उनको क्या मिलता है। आपके गाँव में आती है, चयन करती हैं, आप लोग को समूह बनाती हैं, तो उनको क्या मिलता है। एक दिन का उनको 300 से 350 रुपया मिलता है और 500 रुपया भोजन का अलग से मिलता है। तो इस तरह से उनको 1 महीने का काम करती हैं या 45 दिन काम करती हैं, तो उनको 20 से 25 हज़ार रुपया का जो है आमदनी हो जाता है। अब समझ लीजिए कि 1 महीने में कोई 8 से 10 हज़ार रुपया कमा नहीं पाता है। कोई भी कितना भी काम कर ले, बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हैं गांव में, लेकिन आप लोगों को जो है 20 से 25 हज़ार रुपया का आमदनी होगा CRP के रूप में काम करने के बाद। और समूह सखी का मानदेय आप लोग को जानती ही हैं, समूह सखी हर ब्लॉक में है, पहले से काम करें, इसलिए उनका मानदेय बताए नहीं है। तो इसके बाद सीनियर CRP का भी चयन होता है। उसी CRP
दीदी में से जो है सीनियर सीआरपी का भी हम लोग चयन करते हैं, जो कि ग्राम संगठन का गठन करती हैं, जो कि हम बता चुके हैं कि कम से कम एक गांव में 5 समूह बनने के बाद एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो उसमें उसी समूहों के दीदियों में से जो है लेकर के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से चयन करके हम लोग ग्राम संगठन में भी गठन करते हैं। उनको भी उसी तरह से भी मिलता है, काम करने का उनको पैसा मिलता है, तो उसमें भी आप लोग चयन हो सकती हैं और आने वाले समय में आप लोग काम कर सकती हैं। दूसरे ब्लॉक में, दूसरे जिला में जा करके समूह गठन कर सकती हैं। अभी बहुत से नए जिला लिए गए हैं नालम के माध्यम से, जिसमें कि अभी तक समूह वहाँ पे बना ही नहीं है, समूह बनाना है, अभी काम शुरू हो रहा है। तो आप लोग को भेजा जाएगा वहाँ पे समूह गठन करने के लिए, या सीनियर सीआरपी बन के जाएगा तो ग्राम समूह गठन करने के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा हमारे ब्लॉक में बीआरपी का चयन होता है। बीआरपी भी थीम के रूप में काम करती हैं, जो जिस थीम का होता है उस थीम में काम करता है। तो जैसे बीआरपी का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, तो उनका चयन होता है और वो जो है अलग अलग थीम की होती है। एफआई होगी, एसएमसीबी होगी, आईबीसीबी या एसआईएसडी होगी। तो सबका अपना अलग अलग काम है। एफआई है तो फाइनेंस लिटरेसी, आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कैसे लिखा जाए, उसका कैसे कौन लिखेगा, कैसे उसका हिसाब किताब रखा जाएगा, और उसका पुस्तक संचालक को ट्रेनिंग देती हैं, समूह के सभी सदस्यों को बैठा के ट्रेनिंग देती हैं। इसके अलावा एसआईएसडी के जो थीम के होते हैं बीआरपी, वो जो है स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता पे चर्चा करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं गांव में जाके, ग्राम संगठनों में जाकर के। इसके अलावा जो है आजीविका की जो थीम की होती है, आजीविका के ऊपर चर्चा करती हैं कि हमारे गांव में जो रिसोर्स हैं उनसे हम लोग कैसे अपने आजीविकाओं को बढ़ा सकते हैं, कौन सा आजीविका कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्कोप है। इस तरह से वहाँ पे जो है जो हमारे गांव में अगर अधिक कृषि करने वाले लोग हैं तो खेती संबंधित कौन कौन सी आजीविका की जा सकती है, उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देती हैं। और इसके अलावा हम कुछ कमेटियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो कमेटी बनती हैं, उप कमेटियाँ बनती हैं ग्राम संगठनों या क्लस्टरों में, उसके बारे में बता देते हैं आप लोग को कि ग्राम संगठन में हमारे 4 प्रकार की उप कमेटियाँ बनती हैं। कुछ दीदियाँ जो है खड़ा हो रही हैं, थोड़ा बैठ जाए, शांति बना करके सुने। और उप कमेटियाँ जो बनती हैं दीदी, देखिए वो जो 4 उप कमेटियाँ बनती हैं आपके ग्राम संगठन में भी काम करती हैं, और जो क्लस्टर में बनेगी क्लस्टर लेवल पे काम करेंगी। जो ग्राम संगठन की है वो ग्राम संगठन के लेवल पे काम करेंगी, और वो सभी उसके अंदर में जो नीचे जो समूह रहेंगे सभी समूहों के को देख रेख करेंगे। जैसे हम आजीविका कमेटी की उप कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आजीविका उप समिति या उप कमेटी का क्या काम है। आजीविका उप समिति वह समिति होता है जिसको आने वाले समय में बोला जाएगा कि भाई आपके ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं, और यहाँ से देखा गया अधिकतर लोग आजीविका के कार्य करने के लिए सीआईएफ फंड का उपयोग किया है। तो आजीविका का जो काम के लिए जो दीदी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लेके गई हैं, वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में सब रहता है कि कौन दीदी कितना पैसा लेके जा रही है और किस उद्देश्य से लेके जा रही है। उसमें उद्देश्य भी लिखा जाता है कि हमको भैंस खरीदना, हमको 40,000 रुपया चाहिए, हमको 20,000 रुपया चाहिए। कोई कहेगा कृषि का कार्य करना चाहिए, करना है हमको 10,000, 15,000 रुपया चाहिए। कोई कहेगा कि हमको ब्यूटी पार्लर का दुकान खरीदना है। समझ रहे हैं, बहुत तमाम तरह की जो है आजीविकाएँ हैं, जो आजीविका की काम करेंगी आप लोग कर रही हैं, और उसको देख रेख करने के लिए, उसका जांच करने के लिए उस कमेटी का गठन किया गया है। वो जाकर के जांच करेंगी और देखेंगे कि दीदी जो पैसा ली है समूह से या ग्राम संगठन से, उस पैसे का उपयोग कहाँ पे किए हैं। ये तो नहीं ना कि हम पैसा लिए हैं ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलने के लिए, लेकिन ले जाकर के हम कहीं शादी में लगा दिए,
कहीं घर बनवाने में लगा दिए, कहीं और खर्च कर लिए, तो उसका ये भी तो उपयोग होता है। बहुत सी दीदियाँ ऐसा करती हैं, तो उसका ये काम देखने के लिए उस कमेटी का गठन किया जाता है कि जो पैसा लेके समूह की दीदियाँ, ग्राम की दीदियाँ काम कर रही हैं, थोड़ा देखिए कि वो पैसे से उनको लाभ हो रहा है कि क्या समस्या है कि वो काम नहीं कर पा रही हैं, उस आजीविका को नहीं कर पा रही हैं, या कर रही है तो उससे कितना लाभ है और उसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकती है उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से दूसरा है अंकेक्षण उप कमेटी। थोड़ा शांति बनाए रखिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग सभी लोग बैठ जाइए। अंकेक्षण उप कमेटी का मतलब होता है कि जो आप लोग 4-5 सालों से समूह चला रही हैं, तो उसका कभी इंग्लिश में आप लोग ज़्यादातर कुछ शब्द को इंग्लिश में आप लोग ज़्यादातर समझती हैं, उसको ऑडिट बोलते हैं अंकेक्षण को। तो कभी कभी अंकेक्षण करने के उद्देश्य से जाते हैं कि आपके समूह जो इतने सालों से बचत कर रहा है और जो आजीविका का काम कर रहा है उससे कुछ लाभ हो रहा है या हानि में। दो ही काम हो सकता है। अगर समूह अंकेक्षण करने के बाद पता है दो बात पता चलती है। अगर बढ़िया से समूह कोई चल रहा है, उसमें सभी दीदियाँ समय से वापसी करती है, समय से बचत करती हैं और सभी जिस उद्देश्य से पैसा को ली है उस उद्देश्य में लगाती हैं, तो वो समूह हमेशा लाभ में रहेगा। और जो लाभ होता है तो वो लाभ दिखता है समूह में, तो उसको जो है अंकेक्षण करने की कमेटी का काम यही है कि वो जाकर के पता करती है कि वो पैसा जो आप लोग बचत की हैं या जो भी ऋण ली हैं वो आपका समूह जो है लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य के ऊपर बात है कि जो आपको स्वास्थ्य उप कमेटी होता है तो स्वास्थ्य के बारे में जांच करने जाता है कि स्वास्थ्य का काम आपके समूह में जानकारी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। उसका शिकायत फिर आकर के ग्राम सभा में करेगा या क्लस्टर में करेगा, तो उसको ऊपर से जो क्लस्टर पीआरपी होंगी या सीसी होंगी, सामुदायिक कमेटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, सामुदायिक समन्वयक होते हैं, वो जांच करेंगे या ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं वो जाके करेंगे। भाई आप लोग को चयन करके दिए, आप लोग को ग्राम सभा में बहुत से तमाम प्रकार के कार्य हम लोग चयन करके दिए हैं, और लोग काम क्यों नहीं करें। स्वास्थ्य के ऊपर आपको चर्चा करना था, पोषण स्वच्छता साफ सफाई के बारे में बात करना था, सबको जागरूक करना था, लेकिन जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उससे ये भी पता चलता है जो कमेटी काम करेगी जाकर पता करके आएगी, बताएगी अपने ग्राम सभा को या क्लस्टर को, तो ये सब जो है काम उसका है। और उसके बाद बैंक लिंकेज उप कमेटी होता है, तो उसका काम जो होता है कि बैंक से लिंक कराने का काम करती हैं और बैंक से समन्वय स्थापित करने का काम करती हैं। इसके अलावा हमको कार्य करने के हमको जो भी आवश्यकता पड़ती है अधिक कमेटियों का गठन कर सकते हैं। जैसे खरीदारी कमेटी हो गया, अभी हम लोग ग्राम सभा में खरीदारी करवाएंगे अपने माध्यम से, सभी पदाधिकारी अपने माध्यम से करेंगी, तो उसमें भी हमको एक कमेटी का चुनाव करना होगा, चयन करना होगा। तो उसमें उसी कार्यकारी समिति में से हम लोग जो है अपने एक कमेटी का खरीदारी कमेटी का गठन करेंगे, जो कि वो जो भी खरीदारी करना होगा ग्राम सभा का या क्लस्टर का, जिस लेवल पे आप लोग गठन करेंगे वो अपना जाकर के खरीदारी कमेटी में जो उसमें एक अध्यक्ष चली जाएंगे, उसमें जो खरीदारी कमेटी में जो कमेटी सदस्य हैं वो चली जाएगी और एक सदस्य चले जाएंगे, 2-3 लोग मिलकर के उस काम को करेंगे। तो उसमें पारदर्शिता बना रहेगा, आपस में झगड़ा नहीं होगा कि हाँ 5 रुपये का सामान खरीद के लेके आई हैं, हमको 4 रुपये बता रही हैं। वो पहले लेके आएंगे खरीदारी कमेटी का काम यही होगा कि वो जो लेके जाएंगे खरीदारी करने, तो उससे पहले हम 3 दुकान से कोटेशन मंगवाएंगे उन्हीं लोग से कि जा करके आप लोग कोटेशन लेके आइए और सबको अपने ग्राम सभा या क्लस्टर में बताइए कि हमको एक कुर्सी जो है, अगर कुर्सी खरीदना है तो कुर्सी हमको इस दुकान से 500 रुपये मिल रहा है, किसी दुकान से 450 मिल रहा है, किसी दुकान से 400 में मिल रहा है। वही कुर्सी है, उसी कंपनी की है, एक ही कंपनी की जो अच्छी कंपनी हो, तो आप लोग को सुनाएंगे कि दीदी ये सामान जो है इतने पैसे में मिल रहा है।
तो आप लोग उसको बताएं कि हाँ ठीक है, इस दुकान से आप खरीदारी करिए, इस दुकान से मत करिए। वो खरीदारी कमेटी का काम है। तो इस तरह से जो है बहुत तमाम प्रकार के हमारे एनआरएल में नियम कानून बने हैं, जिसकी जानकारी आप लोग को अभी फिलहाल पूरी तरह से जानकारी नहीं है। उसको जानकारी को रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ जो है अपने वाणी को विराम देते हैं। साथ ही आमंत्रित करते हैं अपने साथी विनोद कुमार को, जो कि डीएमएम है इस समय हरंगा में। आइए विनोद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। सभी समूह की दीदियाँ और हमारे जो सर लोग हैं सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं हरंगा ब्लॉक में ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। बहुत सारी दीदियाँ तो हमको पहचानती हैं। अभी हमारे जो साथी ब्रजेश जी थे, समूह के बारे में, संगठन के बारे में, ये पूरा एनआरएल के बारे में लगभग सब कुछ आपको हमको लग रहा है कि बता दिए हैं, हर चीज। और आप लोग इसको आज सुनी समझी होगी, बहुत ही ये अच्छा है। ठीक है, आज समझिए कि आज बहुत ही एक विशेष दिन है और विशेष दिन के तौर पर आप लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ बुलाया गया है। तो अभी कुछ देर के बाद ये जो प्रोग्राम है बस शुरू होगा। ठीक है, और हमारे जो अतिथि हैं वो आने वाले हैं, वो चल दिए हैं, तो कुछ समय में आएंगे। तो जो अभी हम लोग के बीच में समय मिला है, अभी मान के चलिए कुछ समय मिला है, इस समय का हम लोग अच्छे तरह से सदुपयोग करें, कुछ जाने। ऐसा समय बहुत कम ही मिल पाता है, तो अभी समय मिला है तो उसको सीखिए, समझिए, क्योंकि कहीं से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो हमें सीखना चाहिए। वो आज नहीं तो कल हमारे काम अवश्य आएगा। जो भी हमारी समूह की दीदी लोग हैं जो इधर उधर घूम रही हैं, जा रही हैं, आप लोग अपने कुर्सियों पर बैठे। ठीक है, बस कुछ ही देर में हमारे जो प्रोग्राम के अतिथि हैं वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कुर्सियों पर बैठिए। हमारे अभी जो साथी थे ब्रजेश जी, जो कि मेरे बड़े भाई के समान हैं, वो बहुत ही अनुभवी हैं इस क्षेत्र में। ये जो समूह से जुड़े हुए कार्य हैं, इसके क्षेत्र में बहुत ही उनके पास अनुभव है और उन्होंने अपना कीमती समय, अपना अनुभव आप लोगों के साथ में बताएं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। लगभग हर चीज हमको लग रहा है कि लगभग हर चीज आप लोगों को कुछ ना कुछ सब कुछ बताई दी है। हम भी उन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे, कुछ आप लोग समझिए जो उनसे छूट गया हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, हम लोग समूह बनाए हैं और समूह में महिलाएं जो जुड़ी हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है? उनका विकास दो तरह से हो रहा है। एक तो आर्थिक रूप से हो ही रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे हो रहा है? आर्थिक रूप से अभी हमारे जो साथी थे बताएं कि हम लोग समूह बनाते हैं और समूह में बहुत सारा पैसा देते हैं। स्टार्टअप का पैसा, आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा, सीसीएल का पैसा, बहुत सारा पैसा देते हैं, बीआरएफ का पैसा। ठीक है, तो पैसा तो दे देंगे, लेकिन उनका सही मायने में उपयोग हो रहा है? उपयोग हो रहा है तो कैसे हो रहा है?
ठीक है, तो ये सब चीज को भी बताएं। साथ ही साथ सामाजिक रूप से हम लोग का विकास कैसे हो रहा है, कभी आप लोग सोची हैं? महसूस कीजिए इस चीज को, आप महसूस कीजिए कि समूह नहीं था तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग अपने घर में थे, ठीक है, जो भी कार्य घरेलू वर्ग था कर रहे थे। लेकिन समूह क्या किया? समूह हम लोगों को एक नई पहचान दिलाई कि नहीं दिलाई? समूह क्या किया? हम लोगों को एक नई पहचान दिलाई सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक जगह आए हैं, ये कैसे? ये समझिए हम लोगों का एक प्रकार से सामाजिक रूप से विकास हो रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, है ना। ये बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ये अभी जो मेला लगा हुआ है आप लोग को बुलाया गया है, क्यों? आप लोग यहाँ से कुछ सीखिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, बहुत सारे दुकान लगे हैं, यहाँ पे समूह की महिलाएं कुछ काम करते हुए अपना कुछ प्रोडक्ट बना के लाई हैं। यहाँ पे 10 दिन तक ये मेला चलेगा, वो अपना प्रदर्शनी करेंगी, वो अपना सामान को बेचेंगी, उससे मुनाफा कमाएंगी, ठीक है, उनका नाम होगा, है ना। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। सबसे जरूरी जो चीज है, समूह से हम लोग जुड़े, जो हमारे साथी बताएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नियम का पालन करेंगे तभी सही है। अगर नियम का हम लोग पालन नहीं करते हैं तो सब कुछ अच्छा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कोई नियम है, सड़क के हमेशा बाइक तरफ चलना चाहिए, ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है कि हम लोग को सड़क पर चलने में कोई एक्सीडेंट ना हो, आराम से चले, तो हर प्रकार का एक नियम रहता है। वैसे ही हमारे समूह में भी कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सबको पता है ना कि हमारे समूह का क्या क्या नियम है। हम लोग के समूह के रजिस्टर में भी वो जो सीआरपी दीदी आती है, समूह बनाती है, किताब देती है, तो पहले पन्ने पर लिख देती है कि हमारे समूह में 5 नियम चलेगा, ठीक है। तो वो 5 नियम हमारे समूह में जो भी महिला जुड़ी है, जो भी सदस्य जुड़ी है, जो भी हमारी महिला है, सदस्य है, उस सबको याद रहना चाहिए कि हमारा समूह में क्या नियम है 5 थे। क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि आप समूह में जुड़ी हैं, ठीक है, तो समूह क्या होता है बताइए, समूह कैसे चलाती है, समूह का कुछ नियम है? क्या नियम है बताइए? अगर कोई पूछ दे तो फिर ये नियम हमको बहुत दीदी को याद होगा, लेकिन सबको याद रहना चाहिए अपना अपना नियम। नियम क्या है? पहला नियम कि हम लोग हर सप्ताह मीटिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? हम लोग हर सप्ताह मीटिंग में बचत करेंगे। तीसरा नियम क्या है? समूह की दीदी को पैसे की आवश्यकता है तो उस पैसे का हम लोग लेन देन करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पैसा जो है एक जगह स्टॉक बना के रखेंगे, नहीं। समूह हम किस लिए खोले हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो चले, जितना चलेगा उतना ब्याज आएगा, ठीक है, और उससे हमारा समूह आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, तो चौथा नियम क्या है कि हम लोग लेन देन कर रहे हैं तो वो पैसा वापस भी आना चाहिए, क्योंकि फिर दूसरी दीदी को जरूरत पड़ेगी, तीसरी को जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसा आपस में रोटेट होते रहेगा। ये हमारा समूह का चौथा नियम है कि जो भी पैसा ले वो वापस समय से किस्त बनाकर करे, ठीक है। और 5वां नियम क्या है? हम लोग के समूह का जो भी रजिस्टर है उसमें वो चीज लिखा पढ़ी के साथ में हो कि किसी को पैसा दिए हैं तो लिखा रहे, जो भी मीटिंग करते हैं, क्योंकि बोलने से कम आपका रजिस्टर आपके बारे में बताएगा। यहाँ आप लोग समूह कितना अच्छे से चलाती हैं, कौन दीदी आती है, कौन दीदी नहीं आती है। तो ये हमारा 5 नियम है। इस 5 नियम का पालन जो भी करेगा हमारा समूह आजीवन चलते रहेगा, बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत सारा पैसा समूह में वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए समूह बनता है बहुत सारा,
जैसे 10 महिलाओं को जोड़ लिए तो बन गया। लेकिन सशक्तिकरण जो बोले ना कि सामाजिक रूप से आपका विकास करना है, सभी महिलाएं तो जुड़ी है, लेकिन विशेष महिलाएं, जैसे में कोई दिव्यांग महिलाएं होती हैं, दिव्यांग पुरुष भी होते हैं, है ना। उसके बाद जो अभी एक दीदी आई अपना सफलता की कहानी बताई कि विधवा महिला थी, अभी जो स्टेज पर से बहुत खुशी से गई, वो भी समूह में जुड़ी है। तो उन लोगों के लिए भी जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं 55 साल की, उन लोगों के लिए भी स्पेशल समूह बनता है। 5 समूह की महिलाओं को भी बना के हम लोग उनका स्पेशल समूह बना सकते हैं। ऐसे समूह में नियम क्या है कि 10 महिला होनी चाहिए, लेकिन कोई स्पेशल समूह बनाना हो जिसमें जो विधवा है, दिव्यांग है या 55 साल के ऊपर की महिला है, उनको 5 भी महिला रहेंगे तो उनका एक समूह बना सकते हैं। अब जब समूह बन गया तो क्या होगा, फिर उसी तरह से उनका विकास होगा। उनको भी हम लोग खाता खुलवाएंगे बैंक में, उनको पैसा देंगे, जो डिवेलपमेंट फंड है, CIF की राशि है, वो आपस में लेन देन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए समूह में जुड़े हैं हम लोग, सबसे बड़ा चीज तो एक तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ये नजर आता होगा कि ये है भी हमारे समूह का सच्चाई यही है कि आपको पैसे के लिए कहीं दूसरे जगह नहीं जाना होगा। अगर आपको कोई भी पैसे की जरूरत पड़ रही है, पहले क्या था, ये समूह नहीं था तो जैसे दूसरे बैंक के आते थे, कैश पार्क के चाहे जो भी है, दूसरे कंपनी के लोग आते थे, पैसा देते थे और अपना काम करके जाते थे, ठीक है। लेकिन ये समूह क्यों खुला? समूह खुला कि आपको पैसे के लिए किसी दूसरे के पास मांगना ना पड़े। गांव में पहले लोग ज्यादा से ज्यादा ब्याज पर पैसे देते थे, 5%, 10% जो भी है। तो हमारी समूह की जो महिलाएं हैं उनका बचत ही नहीं हो पाता था। जो कुछ बचत करती थी वो जो आगे में हमारे जो साहूकार हैं, जमींदार हैं, जो भी होते हैं, जो सूद पे पैसा चलाते हैं, उनके पास चला जाता था। तो हमारी जो समूह की महिलाएं हैं जो पहले से ही गरीब है, वो वैसे ही रह जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो हमारा समूह का मेन लक्ष्य क्या है कि वो आगे बढ़े। तो जो समूह में बहुत तरह का जो हम लोग बताएं कि पैसा देते हैं, पैसा आता है, वो पैसा आपस में रोटेट होते रहता है और उससे बहुत सारा ब्याज आता है, जिससे समूह धीरे धीरे आने वाले दिनों में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपके पास बहुत एक अच्छी खासी राशि हो जाती है। आपको पैसे के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, आप अपने पैर पे खड़े हो गए, समझिए। बहुत सारा बहुत विभाग का योजना चल रहा है ना, लेकिन ये हमारा जो NRLM का योजना है, जो समूह का योजना है, ये अभी हर योजनाओं को पीछे छोड़ते जा रहा है, देखा जाए तो यही हम कहेंगे कि आज के दौर में आप देखेंगे कि हमारे समूह की जो महिलाएं हैं उस पर सरकार की भी बहुत ही ध्यान है, ठीक है। हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी कन्वर्जेंस का क्षेत्र हो, चाहे मनरेगा हो, जैसा अभी सामुदायिक शौचालय चल रहा है, चाहे कोविड-19 में आप लोग जो काम की, चाहे किसी भी क्षेत्र में उठा लें, कोई भी ट्रेनिंग, बकरी पालन हो, मशरूम का उत्पादन हो, हर क्षेत्र में धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही प्रयास है कि आप लोग को और आगे बढ़ाया जाए। जैसे भी जितना आप लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही हम लोग का भी नाम होगा। चलिए, अभी समय का बहुत ही ये है, अभी हम बहुत कुछ बताते हैं लेकिन फिर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अपने वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के बारे में काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ सीखा। हमारे साथीगणों ने प्रोग्राम के बारे में बताया, कुछ महिलाओं ने केस स्टडी के माध्यम से भी काफ़ी सफलता की कहानी अपनी सुनाई। मैं अब पंडित प्रकाश मिश्रा को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दें। प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने कुछ जान लिया है, अब मैं
चाह रहा हूँ प्रकाश मिश्रा सर आए और कुछ अपनी प्रस्तुतिकरण करें ताकि जो हम लोगों का माहौल है थोड़ा सा और अच्छा हो। हरि वाराणाम अर्थ संहारणाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चक्रतारो वंदे अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे चुकाऊं मैं श्वासों का मोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं मैं श्वासों का मोल रे जन्म देने वाले इतना तुम बोल रे। मैंने किया ना कोई दानो धर्म छल से भरा है मेरा सारा करम और मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर रे। मंदिरों से भगवान मेरे रहा तन का भी आशा छोड़ो मन का।
सब लोग सब चीज बनाते हैं, बैम्बू का भी है, कपड़ा भी है, ये सब टेबल बुक ने बनाया। आपने बनाया बेडशीट? कैसे बनाया ये कपड़ा वपड़ा कहाँ से मिला? हैंडलूम वाला? अच्छा धागा लाते हैं। कवर भी है। बस पर कोई मेले में गए? हाँ गई, दिल्ली आते हैं, लखनऊ गई, ओडीओ की तरफ से गई, एनआरएल की तरफ से फर्स्ट बार आई। फर्स्ट बार है। मेरे को अच्छा लगा। ये तो आप लोगों ने बनाया क्या? ये सब ये हाथ का काम है, शीशम की लकड़ी पे पीतल के तारों से किया जाता है वर्क। ये इस टाइप से ये शीशम की लकड़ी होती है। ये तार जैसे ये लाइनिंग है, तो यहीं पे हमें चलाना होता है इस टाइप से करने के बाद फिर ये डिसाई की जाती है, फिर पॉलिश की जाती है। तो बहुत बढ़िया बनाया था। स्टॉक में लाया है ना? वो शाम तक सब प्रयास कर रहे हैं कि हम आ जाए। कहाँ से है? सामने से आया है। ये सब सबों ने बनाया है? किसका बनाया? थ्रेड का बनाया? समूह की महिलाएं बनाती हैं। और गुड़? तो इसका सामान कहाँ से मिलता है? चीनी मिल से मिलता है? नहीं सर, जैसे हम लोग गन्ने की खेती करते हैं। अच्छा गन्ने की खेती करते हैं? और ये हल्दी का भी। हल्दी भी खेती करता है? ये समूह के द्वारा ही बनाया गया है। पिछली बार नहीं थे आप ना? इस बार नहीं आए थे ना? इस बार प्रोडक्ट ये सब आप बना है? मतलब समूह में ना? अच्छा बना हुआ है? अच्छा अंदर कपड़े शो पीस टाइप ना? सर एक पेपर का है सर। पेपर पर पेपर का है? सब पेपर का है। ये भी ना? सब पेपर का है। चलो बढ़िया है। जाना तो आपको पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं हम, बहुत बढ़िया, बहुत गुड। देवरिया से कितने आए समूह? सर अभी एक टीम का आया है, बाकी उसके बाद में वो लोग जाए तो क्या और भेज दिए। हाँ तो मशरूम वाला बहुत चल रहा है वहाँ पे। मैं एक्चुअली क्या पे हाईलाइट किया था। नाम क्या सही रखा? तिरुपति रख दिया आपने? पीछे वाले हैं, दोनों आमने सामने बेचा। 20 में हुआ था? 19 अच्छा 19 दिसंबर में हुआ था।
यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय मिशन की तरफ से आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए हर साल आयोजित होता है। आप में से बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने शायद इस मिशन से जुड़ने से पहले कभी अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा होगा। उनके घरों में दिए जाने वाले निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से 2011 में इस मिशन को शुरू करने के बाद आज यह मिशन एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है, संपूर्ण भारत में फैल चुका है और आप जैसी लाखों महिलाएं, लगभग 50 लाख से ज़्यादा हमको जहां तक उम्मीद है संख्या है आपकी, आपने इस मिशन से जुड़ के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ के अपने घरों को आबाद किया है, घरों को चलाने में बराबरी का योगदान दिया है अपना। इस कार्यक्रम में हमें आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस आयोजन समिति की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और एक बार फिर इस देर के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये आप लोगों के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी जीवटता के लिए समर्पित यह पंक्तियां हैं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है, ये वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। आप अगर नहीं होती तो शायद मैं यहाँ मंच पर खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा होता। हम सबके पीछे हमारी मातृशक्ति, चाहे वह बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, कहीं न कहीं आपकी प्रेरणा, आपका संबल हमारे साथ चलता है और उसके सहारे हम घर से बाहर निकलकर कुछ कर पाते हैं, इस समाज को और आपको कुछ दे पाते हैं। इसलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के बाद हमारे यहाँ सनातन परंपरा मंगलाचरण की परंपरा है। हर कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, हर शुभ कार्य के शुरू होने से पहले कुछ मंगल गान गाए जाते हैं, कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं ताकि हमारा यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। इसलिए हम श्री ओम प्रकाश मिश्र जी से आग्रह करेंगे कि वे यहाँ मंच पे आएं और मंगलाचरण करें। सर हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भावभागं नारायणं प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुवन भवानी के नंदना,
विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मोद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति गणपति जगवंदना गाइए गणपति सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मोद मंगलदाता मोदक प्रिय मोद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बसही नाम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदना गाइए 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 गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति धन्यवाद सर। प्रथम पूज्य गणपति की इस वंदना के बाद हमें यह उम्मीद है कि यह कार्यक्रम हमारा निर्विघ्न में संपन्न होगा। इसके बाद संपूर्ण भारत हमारा जो यह भारत देश है, इसकी एक अनमोल देन है संपूर्ण विश्व को योग। हमारे बीच एक योगी भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी साधना से अपनी सांसों को ऐसे साधा है कि जब तक वे न चाहें तब तक उनकी सांसें टूटती नहीं हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे हमारे सामने अपने इस योग साधना को प्रस्तुत करें और उस साधना का एक स्वरूप है इनका शंखवादन। हम और आप भले ही थक जाएं, लेकिन इनका शंखवादन अविराम तब तक बजता रहेगा जब तक यह खुद न चाहें उसको रोकना। श्री राम जन्म योगी जी से आग्रह है कि वे हमारे सामने शंखवादन कर इस कार्यक्रम का आरंभ करें। उपस्थित पहले शक्ति स्वरूपा देवियों का वंदन अभिनंदन मैं बड़े अदब और आदर से करता हूँ। मेरा भी सौभाग्य है इन देवियों के बीच अपनी सेवा देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं सुधीर चौबे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे अवसर पर कम से कम इन लोगों को भी यह चीज़ सुनने का अवसर दिए हैं।
देकर अपने देश हो नहीं विदेशों में मेरी ख्याति को ऊंचा उठा दिए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और सुधीर चौबे जी को भी प्रणाम करता हूँ। आए हुए समारोह में तरह तरह के लोग, सबको है मेरी बंदगी जो जिस लायक हो। जय श्री कृष्ण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, तारीफ बांसुरी की करुया कुंवर कन्हैया की। जहाँ चलता था काम तीर और कमानों से, यह नटवर की होती थी बंसी की मधुर तानों से। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर। हम उपायुक्त स्वतः रोजगार श्री दिलीप कुमार सोनकर सर से आग्रह करेंगे कि श्री राम जन्म योगी जी को हमारे विभाग की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से विभाग का स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान करें। पाँच 5:30 पर ठीक इसी सभागार में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा, जो रोज शाम को 5:30 पे आयोजित होगा। आज का कार्यक्रम पहला भजन गायन श्री गणेश पाठक जी एवं समूह द्वारा, और उसके बाद हम देखेंगे कथक के नृत्य युगलबंदी श्री रुद्र शंकर जी के द्वारा। आप सभी से आग्रह है कि इस सांस्कृतिक संध्या का आनंद उठाने जरूर आएं। आप सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।